चोरी करके जब चोर कहीं सुरक्षित जगह पे बैठ जाता है, अगर सड़क पे सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी कहीं और भी जा रही हो तो ये कांपने लगता है कि आ गई पुलिस मुझे पकड़ने। तो आज जो हमारे नेता हैं इनकी यही हालत बनी हुई है। चोरी इन्होंने इतनी की है कि इनको लगता है कि यार मेरा नाम कब आ जाएगा। क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ सकते हैं? कि आज तक आपने अपने मत का प्रयोग किसी के कहने पे, किसी पार्टी के लिए, किसी जाति के लिए, किसी कोई लाभ पाने के लिए किया है। आपने कभी भी अपने मत का प्रयोग अपने लिए या अपने परिवार और बच्चों के लिए नहीं किया है। हमारे पास 100 भ्रष्ट अधिकारियों और 100 भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है कि सरकार में आते ही सबसे पहले इन लोगों को जो है जेल में डालने का काम करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? और प्लस कि इन लिस्टों में जो नाम है उसमें से अगर कुछ नाम आपको जानकारी हो तो हमको बताइए फिर। वह सचिवालय इसलिए खुलता है कि दिन भर में कौन सा पदाधिकारी, कौन सा मंत्री कितने पैसे लूट कर ले जाए, इसकी ही कोई उनकी कंपटीशन आपस में चलती है। से बिहार की राजनीति में जनसुराज ने कदम रखा है, तब से बिहार की राजनीति में सब कुछ पीला पीला होने लगा है। नीतीश कुमार का रथ पीला हो गया है, तेज प्रताप यादव अपना नया टीम बनाए हैं, उसका रंग पीला हो गया है, उसको लोग जनसुराज से जोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बिहार फिर से एक क्राइम स्टेट बन गया और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पटना जो है वो क्राइम कैपिटल है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि जो पूंजी लगाने के लिए यहाँ लोग आएँ, जो अपनी इंडस्ट्री लगाएं जिससे हमारे यहाँ रोजगार व्यवसाय बढ़े, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले सुरक्षा ढूंढते हैं। एक तरफ पेंशन को बढ़ाना हो तो, या फिर बिजली मुफ्त करनी हो तो, या फिर महिलाओं के लिए पैसे देने की घोषणा हो तो, तमाम घोषणाएं जो हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा कि इन घोषणाओं को टैकल करने के लिए जनसुराज क्या करने वाली है? करप्शन निकल रहा है, ये एक अन्य मार्ग से निकल रहा है। वो चाहे जितना चिल्ला लें कि नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, वही नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं या बेईमान हैं, उनके तकिए के नीचे तो हम देखने नहीं जा रहे कि पैसे रखे हैं या नहीं रखे हैं। कि पप्पू यादव को चुनाव जितवाने में उदय सिंह जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, अपना सपोर्ट दिया था अंदर से। फिर वही पप्पू यादव आके बाद में प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। तो मतलब जिस पप्पू यादव का टर्म आपसे अच्छा है, प्रशांत किशोर से खराब क्यों हो रहा है? उदय सिंह बनने वाले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रशांत किशोर बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। उन्होंने वोट दिया नहीं, मैं पहले ही मुख्यमंत्री बन गया। जैसे आजकल तेजस्वी जी घूम रहे हैं कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। भाई आप कहाँ से मुख्यमंत्री बन गए? आपका एक भी विधायक नहीं जीता, क्या पता आप एक भी ना जीतिए, क्या पता आप 243 जीत जाइए। इंतजार कीजिए ना, प्रतीक्षा कीजिए ना, आपके विधायक जीत के आ जाएंगे, आपको वो चुन लेंगे तो आप बन जाइएगा मुख्यमंत्री। इसमें क्या दिक्कत है? जनसुराज से लगातार बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं, मनीष कश्यप से लेकर के रितेश पांडे, चेतना झाम जैसे कई नाम, और उसके अलावा भाजपा, जदयू जैसे तमाम बिहार की राजनीतिक दलें जो हैं उनसे जुड़े पुराने विधायक, मंत्री लोग जो हैं जुड़ रहे हैं जनसुराज से। तो क्या कारण है कि बाकी लोगों का विश्वास जो है जनसुराज जीतते जा रहा है? हमारे राज्य का मुखिया अपनी निगाहें घुमा ले। आज वो अस्वस्थ हैं, ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो उनकी। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी निगाहें मोड़ ली थी बिहार से, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखने लग गया था। तो बिहार की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। वही पुलिस है तो आप क्राइम की स्थिति देख लीजिए, और करप्शन। शराबबंदी को खत्म करने को लेकर के आपका इस पर क्या स्टैंड है जनसुराज का? वो कहने में कभी कभी ये हो जाता है उनको, शराबबंदी हम खोल कैसे रहे? यहाँ शराबबंदी है कहाँ? आप तो खोलिएगा उस चीज को ना जो बंद है। तो आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, आप खुद ही जानते हैं कि शराबबंदी कहाँ बंद है। सामाजिक न्याय की गूंज जहाँ आज पिछले 35 वर्षों से चल रही है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज के लोगों की जो स्थिति है वो दयनीय है। और ऐसे में ये आवश्यक है कि हम करें अथवा कोई करे, लेकिन बिहार में बदलाव तो होना ही है। बिहार में बदलाव की एक नई अध्याय को लिखने वाली पार्टी है जनसुराज, और हमारे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी मौजूद हैं। उदय सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी संसद में बैठ करके देश के लिए कानून बनाना हो तो, या फिर कभी जनसुराज के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना हो तो हरदम अहम भूमिका निभाने में आगे रहते हैं। उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर और बिहार के भविष्य को लेकर के। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस बिहार बदलाव की बात जनसुराज कर रही है, वो बिहार बदलाव जरूरी क्यों है? बिहार बदलाव जरूरी इसलिए है कि अगर आप बिहार की बदहाली देखें किसी भी मापदंड पे, तो वो देश के सबसे निचले पायदान पे खड़ी है।
और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश के अन्य राज्यों में गरीबी नहीं है या वहाँ के गरीबों को तकलीफ नहीं है, लेकिन उस फहरिस्त में सबसे नीचे खड़ा हो जाना और सामाजिक न्याय की गूंज जहाँ आज पिछले 35 वर्षों से चल रही है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समाज के लोगों की जो स्थिति है वो दयनीय है। और ऐसे में ये आवश्यक है कि हम करें अथवा कोई करे, लेकिन बिहार में बदलाव तो होना ही है। अगला सवाल ये है कि जन स्वराज जिसकी शुरुआत एक आंदोलन के तौर पे हुई, जो आंदोलन बन के उभरी और अब राजनीतिक दल बन गई है, इस जन स्वराज की राजनीतिक सफलता का पैमाना क्या होगा? क्या चुनाव जीत पैमाना होगा, या फिर जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है वो पैमाना होगा, लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं वो पैमाना होगा? किस पैमाने पर तय किया जाएगा कि जन स्वराज सफल हुआ? जन स्वराज आंदोलन के तौर पे नहीं शुरू हुआ था, ये अभियान के तौर पे शुरू हुआ था। दोनों में अंतर है। आंदोलन है ये कि हम किसी के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ी कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जन स्वराज ने ये नहीं किया था। जन स्वराज ने एक अभियान शुरू किया था। अभियान ये था जो आज तक चल रहा है कि लोगों में ये जागरूकता आए कि अगर ये बिहार में बदहाली है, अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में ये बदहाली है, तो इस बदहाली का मुख्य कारण क्या है, और सभी वादाओं के बावजूद, इतने पैसे खर्च होने के बावजूद अगर हमारा राज्य इतने नीचे स्तर पे है तो वो क्यों है। तो लोगों ने उस बात को समझा है और हमारा उनसे कहना बड़ा सरल है कि आज तक आपने अपने मत का प्रयोग किसी के कहने पे, किसी पार्टी के लिए, किसी जाति के लिए, किसी कोई लाभ पाने के लिए किया है। आपने कभी भी अपने मत का प्रयोग अपने लिए या अपने परिवार और बच्चों के लिए नहीं किया है। तो अगर आप इस बार या कभी जब उनकी इच्छा हो, जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मत के सिवा एक साधारण नागरिक के पास और कोई ताकत है नहीं, और ये अवसर जब आता है तब उल जलूल बातों में बहकर लोग जज्बाती होकर जब किसी मुद्दे पर वोट कर देते हैं तो उनको ठगा महसूस होता है और 5 वर्ष तक वो फिर दुखी रहते हैं, रोते गाते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने ये शुरू किया कि भाई आप अपने लिए क्यों नहीं मत दे रहे, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं मत दे रहे, और ये बात उनके समझ आई है। इसलिए जन स्वराज की जो आज सफलता आप लोगों को ज़मीन पे दिखता होगा, सभी लोगों को दिख रहा है, इसके पीछे यही रहस्य है, इसके पीछे यही कारण है कि लोगों को ये समझ आया है कि वो अब तक जो करते रहे हैं, वो अधिकांश लोग ये भूल करते रहे हैं कि किसी के बात में आकर या किसी तत्कालीन लालच में आकर उन्होंने अपने मत को बर्बाद किया है। प्रशांत किशोर जी से जब भी चुनाव को लेकर के, टिकट को लेकर के सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर जी एक दावा करते हैं कि बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से पहले जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जन स्वराज जारी करेगी। तो कब ये लिस्ट जारी होने वाला है, इसके बारे में बता सकते हैं? जिस समय प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि लिस्ट को हम पहले जारी कर देंगे, उस समय जन स्वराज का आकार इतना बड़ा नहीं हुआ था और टिकट मांगने वालों की जो लिस्ट थी वो छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। अब दिनों दिन प्रति घंटे जन स्वराज की लोकप्रियता, स्वीकार्यता बढ़ रही है और नए नए लोग भी इसमें आना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, और उनमें से बहुत लोग हैं जो काबिल लोग हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रत्याशियों के चयन में कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपसे कह दूं कि हम अन्य दलों से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और अभी अगर हम तैयार भी हैं कुछ करने का, तो अभी क्योंकि भादों का महीना चल रहा है, इसलिए हम लोग 22 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। नवरात्र जब शुरू हो जाए तो उसके नवरात्र के समय में हम ज़रूर 1 या 2 लिस्ट तो ज़रूर जारी करेंगे। नवरात्रि के समय तक पहला लिस्ट जारी हो सकता है जी। पिछले दिनों एक खबर खूब चली थी प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने को लेकर के। जिस इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन ये बात डिसाइड करेगी पार्टी कि वो कहाँ से लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी करघर को लेकर के भी कहते हैं और उसके बाद राघोपुर को भी लेकर के अपना इच्छा जाहिर करते हैं। पार्टी के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते आप ये बताइए कि पार्टी में क्या बात चल रही है, क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ सकते हैं? प्रशांत किशोर जी ने अभी तक टेलीविज़न में ही कहा है कि उनको लड़ने की इच्छा है।
हम लोगों से उन्होंने ये इच्छा व्यक्त नहीं की है, करेंगे तो उसको बहुत गंभीरता से हम लोग सुनेंगे। लेकिन देखिए, ये मजाक के तौर पे मैं कह रहा था, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि पार्टी में दो धड़े हैं इसको सोच में। एक ग्रुप का मानना है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उससे लड़ने वालों में और कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वाले हैं उनका तर्क ये है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनारस में लड़ने के लिए वहाँ 5 रात गुजारने पड़े थे, तो ऐसे में ये आवश्यक ही हो जाएगा कि जहाँ से भी प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ उन्हें कुछ दिन बिताना पड़ेगा। 2 बिताएं, 5 बिताएं, 10 बिताएं, जो भी बिताएं। और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे वो नेता जिसको जनता सुनना चाहती है वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो हमें ये चुनना होगा, हमें ये फैसला करना होगा कि हमारे लिए उपयोगिता प्रशांत जी को एक जगह से चुनाव लड़ाने की है या उन 10 दिनों में या 8 दिनों में जो भी वो वहाँ रह जाएंगे उसमें 15, 16, 20 सभाओं को करवाने की है। क्योंकि आप लोग अगर घूमते होंगे तो देखते होंगे कि जिस भी सभा में वो जाते हैं तो एक जन सैलाब सा उभर के आता है और लोग उनकी बात को सुनकर प्रभावित होते हैं। तो हमारे लिए ये देखना होगा कि हम 20-25 विधानसभा को चुनाव के समय में और ज़्यादा प्रभावित करें या प्रशांत किशोर जी को एक जगह से लड़वा के उनको वहाँ बांध दें। जहाँ तक रह गई करघर से लड़ने की बात या राघोपुर से लड़ने की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कह दूं कि प्रशांत जी को 203 विधानसभा क्षेत्र उपलब्ध हैं। 203 इसलिए कह रहा हूँ कि 40 रिजर्व्ड है। तो जब वो लड़ेंगे तो जनरल सीट से ही लड़ेंगे, इसलिए 203 सीटें उनके लिए उपलब्ध हैं। वो जहाँ से चाहें लड़ सकते हैं और फिर उनको लड़वाना, उनको जितवाना ये पार्टी का काम है, ये हम लोग काम है, उसको संभालेंगे। तो इसी वजह से अभी तक हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है और देखते हैं कैसा सिचुएशन आता है कि उनको लड़ाते हैं या नहीं लड़ाते हैं। ये सवाल थे जनसुराज से संबंधित। अब हम बिहार सरकार से संबंधित कुछ प्रश्नों पे बात करना चाहते हैं आपसे। बिहार सरकार को लेकर के कुछ मुद्दों पर लगातार घेरा जा रहा है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात उठ रही है, उसके बाद बात उठ रहा है कैग का जो रिपोर्ट आया जिसमें 78,000 करोड़ के घोटाले का बात किया गया या फिर उसका हिसाब नहीं मिलने की बात की। बतौर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, आप किन मोर्चों पर बिहार सरकार को वर्तमान में विफल मानते हैं? कोई ऐसा क्षेत्र तो है नहीं जिसमें उनकी सफलता को मैं गिनवा पाऊं। तो पूरी तरह से विफल रहे हैं, लेकिन जो 2-3 बातों का आपने जिक्र किया वो बहुत अहम है। एक गिरता हुआ कानून व्यवस्था तो जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक इम्प्रेशन सा बन गया है कि बिहार फिर से एक क्राइम स्टेट बन गया। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पटना जो है वो क्राइम कैपिटल है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि जो पूंजी लगाने के लिए यहाँ लोग आएँ, जो अपनी इंडस्ट्री लगाएं जिससे हमारे यहाँ रोज़गार व्यवसाय बढ़े, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले सुरक्षा ढूंढते हैं। कोई भी अपने पैसे लगाने के लिए कहीं जाएगा तो सबसे पहले तो वो सुरक्षा ढूंढेगा। इसलिए हम लोगों को ये चिंता है कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है और अंकुश लगाने में नाकाम सी दिखती है। दूसरी बात करप्शन की आपने की। करप्शन का अब कोई पैमाना ही नहीं बच गया है। मेरे ख्याल सुबह सचिवालय इसलिए खुलता है कि दिन भर में कौन सा पदाधिकारी, कौन सा मंत्री कितने पैसे लूट कर ले जाए, इसकी ही कोई उनकी कंपटीशन आपस में चलती है। तो ये अब एक मजाक के स्तर से ऊपर उठकर ये बिहार के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका मैं आपको डायरेक्ट एक उदाहरण दे दूं। कल कोई बात कर रहा था कि पटना में जो ज़मीन की कीमत है वो शायद दिल्ली के बराबर है या दिल्ली से कुछ ही कम है या कुछ ज़्यादा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति जो बिहार में मेहनत करके रह रहा है, गांव में रह रहा हो, कहीं रह रहा हो, अपने लिए अगर ये वो मकान ढूंढे पटना में तो वो कैसे खरीद सकता है? वो उसके पहुंच से बाहर हो गया। और क्यों हो गया? ये पैसा देने वाले कौन हैं? ये करोड़ों रुपए कट्ठे के हिसाब से ज़मीन बिक रहा है। ये पैसे किसके पास है? इसमें से अधिकांश पैसा उनके पास है जिन्होंने सरकार से ये पैसा लूटा है, चाहे सीधे ढंग से लूटा हो या टेंडर के माध्यम से लूटा हो।
लेकिन लूट कर इतना धन इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पर कि ये जगह अब साधारण व्यक्ति के रहने लायक उसके पहुंच से बाहर हो रहा है। अभी मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि नहीं हम पटना में नहीं रहते हैं, हम फतुआ में रहते हैं, वहाँ रहते हैं। यहाँ क्यों नहीं रहते हो? भाई यहाँ रहने की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई। तो ये करप्शन जो है ये हर तरह से राज्य को, एक गरीब राज्य को, मैं इसको गरीब राज्य ही मानता हूँ, एक दुखी राज्य को और दुखी कर रही है और गरीब बना रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनसुराज इस पर रोक लगाने के लिए कैसे काम करेगी? मेरा मानना है कि गंगा जो इतनी बड़ी नदी है, सबसे विशाल नदी है, उसका स्रोत तो गौमुख में है, गंगोत्री, तो वो तो बहुत संकीर्ण जगह से निकलती है। तो हमारे यहाँ जो ये करप्शन निकल रहा है ये एक अन्य मार्ग से निकल रहा है। वो चाहे जितना चिल्ला लें कि नीतीश कुमार जी बड़े ईमानदार आदमी हैं, वही नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं या बेईमान हैं, उनके तकिए के नीचे तो हम देखने नहीं जा रहे कि पैसे रखे हैं या नहीं रखे हैं। लेकिन अगर एक अन्य मार्ग में बैठा हुआ आदमी अगर ये निर्णय कर ले कि मेरे राज्य में चोरी नहीं होगी तो नहीं होगी। तो हमारा मानना है कि अगर जनता की व्यवस्था बनी, जनसुराज की व्यवस्था बनी, तो 48 घंटे के बाद आप बिहार में नहीं सुनेंगे कहीं चोरी हो रही है, क्योंकि वो तो नियत से होती है। आप नीतीश कुमार के करप्शन के ऊपर के जिक्र कर रहे थे और हमको याद आ रहा था प्रशांत किशोर जी का बयान, जिसमें वो बार बार ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है बिहार के लिए और नीतीश कुमार सच में ईमानदार हैं, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ठीक नहीं है। मैं प्रशांत जी से 16 आने सहमत हूँ। नीतीश कुमार जी का, क्योंकि मैं 2 टर्म सांसद रहा 2004 से 14 तक। जब नीतीश जी पहली बारी मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो 2005 से 2008, हालांकि 9 तक लोग गिनते हैं, लेकिन मैं 2008-9 तक गिनता हूँ कि 2009 तक वो हमारे राजनीति का, बिहार के राजनीति का वो स्वर्ण काल था। उन्होंने मन लगा के बिहार के लिए काम किया और आप देख लीजिए उसका नतीजा कि यही पुलिस जो आज निष्क्रिय कहलाती है, उस समय उसने क्राइम पे कितना अच्छा कंट्रोल किया था। जो करप्शन आज एक भयावह राक्षस के रूप में घूम रही है, उस करप्शन पे उन्होंने कितनी अंकुश लगाई थी। लेकिन जब हमारे राज्य का मुखिया अपनी निगाहें घुमा ले, आज वो अस्वस्थ हैं, ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं या स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो उनकी, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी निगाहें मोड़ ली थी बिहार से, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखने लग गया था। तो बिहार की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए, वही पुलिस है, तो आप क्राइम की स्थिति देख लीजिए, और करप्शन की तो अभी मैंने आपसे चर्चा कर ही दी। इसलिए नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हों या बेईमान हों, राज्य की जनता को किस बेईमानी का सामना करना पड़ रहा है वो जरूरी है ना। प्रशांत जी कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं, तो मैं मानता हूं, चलिए वो व्यक्तिगत ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी से आपको, मुझे और बिहार में रहने वालों को क्या फायदा हुआ? अगर मैं ईमानदार भी रहूं लेकिन मेरा पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है, तो इससे तो अच्छा होता कि भाई आप कुछ पैसे ले लेते और तंत्र आपका ना लेता, लेकिन वो तो है नहीं, पूरा तंत्र पैसा ले रहा है। तो ऐसे में तो ये मैं नहीं मानता कि बिहार में एक ईमानदार मुख्यमंत्री, अब ईमानदारी का परिभाषा अलग हो सकता है, व्यक्तिगत में पैसे ना लूं लेकिन मेरा तंत्र इतना लचर पचर है, मेरी व्यवस्था इतनी लचर पचर है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं, तो फिर मेरे ईमानदार होने का फायदा क्या हुआ? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के एक तरफ सवाल उठा रहे हैं आप लोग, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। एक तरफ पेंशन को बढ़ाना हो तो, या फिर बिजली मुफ्त करनी हो तो, या फिर महिलाओं के लिए पैसे देने की घोषणा हो तो, तमाम घोषणाएं जो हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा कि इन घोषणाओं को टैकल करने के लिए जनसुराज क्या करने वाली है? हमें टैकल करने की जरूरत नहीं। हमारा मानना है कि हमसे, हमारे डर से, हमारे दबाव में आकर उन्होंने घोषणाएं की हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि ये घोषणाओं को वो ज़मीन पे उतार दें, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें से कुछ ज़मीन पे पहुंच पाएगा। तो इसलिए अब नीतीश कुमार, मुझे लगता है चुनाव के समय में अगर करेंगे, 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको याद आ गया कि 400 को 1100 करना है, तो इसको हम चुनावी स्टंट ही मानेंगे और क्या मानेंगे? रह गई उनकी तबीयत की बात, हमें नहीं मालूम, हम तो उनके डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन अगर वो सार्वजनिक जगह पर आकर फूल का गमला किसी अफसर के सिर पर रख दें और फिर कहें कि नहीं नहीं हम ठीक हैं, तो ये जरा मानना मुश्किल है ना। प्रशांत किशोर जी बार बार ये बात दोहराते हैं कि हमारे पास 100 भ्रष्ट अधिकारियों और 100 भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है कि सरकार में आते ही सबसे पहले इन लोगों को जो है जेल में डालने का काम करेंगे।
आप इसको कैसे देखते हैं? और प्लस कि इन लिस्टों में जो नाम है उसमें से अगर कुछ नाम आपको जानकारी हो तो हमको बताइए फिर। बहुत अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आपको मैं बता दूं 100 में नाम कौन। वो 100 तो एक बोलने का तरीका है, 100 ही थोड़े ही होंगे। ज्यादा है। आप आप नाम बता दीजिए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी और बात पे थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि लोगों को अवगत करा दूं कि हमारे प्रत्याशियों के चयन का क्या स्थिति है। उसी बीच में किसी ने मनीष वर्मा के बारे में सवाल पूछे तो मैं मनीष वर्मा के बारे में बता दिया। कोई किसी और चीज़ के लिए पूछ लेगा, मन करेगा तो उसके बारे में बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार इस तरह से, इस कदर से बढ़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे वैसे आपके पास सूचना कहाँ है, तो भाई हम ना CBI है, ना ED है, ना इनकम टैक्स है। बिहार की जनता, बिहार के जो ईमानदार पदाधिकारी हैं, बिहार में जो ईमानदार लोग हैं, वो इतने त्रस्त हैं कि वो हमें सूचनाएं भेज देते हैं साक्ष्य के साथ कि ये देखिए इसने ये किया, ये देखिए इसने ये किया। तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम कहीं ढूंढ ढांड के नहीं लाते कि हम मंगल पांडे जी के लिए कह रहे हैं या दिलीप जायसवाल जी के लिए कह रहे हैं या सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं, तो हम कहीं ढूंढने नहीं जाते, हमें लोग ही भेज देते हैं। तो ऐसे तो हमारे पास थाक पड़ा है, पता नहीं जिसका कहिएगा उसका ही निकल आएगा। बताइए। और दिलीप जायसवाल का नाम आया, उसके बाद कई और लोगों का नाम आया, मंगल पांडे जी का नाम आया। अगला लिस्ट में नाम किसका है, किसके ऊपर जनसुराज खुलासा करने वाली है? जब खुलासा करेंगे तो आप पता लगेगा, अलग से तो मैं बता नहीं सकता। चलिए, जब से बिहार की राजनीति में जनसुराज ने कदम रखा है तब से बिहार की राजनीति में सब कुछ पीला पीला होने लगा है। नीतीश कुमार का रथ पीला हो गया है, तेज प्रताप यादव अपना नया टीम बनाए हैं, उसका रंग पीला हो गया है, उसको लोग जनसुराज से जोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जनसुराज तो सबके लिए खुला है, सब अच्छे लोगों के लिए खुला है। तो वो कोई हमारा नकल करके अगर पीला रंग रखना चाहता है तो पीला रंग इतना शुभ रंग है, वो भगवा से ज़्यादा शुभ रंग हम पीला को मानते हैं। तो पीला बहुत शुभ रंग है, जो पीले को अपनाना चाहता है अपनाए, लेकिन पीले के विचारों के साथ चले ना। खाली पीला रंग लेने से कोई जनसुराजी नहीं बन जाता। जब तक आप जनसुराज के विचारों को ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक आप पीला बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक चर्चा खूब चली थी कि पप्पू यादव को चुनाव जितवाने में उदय सिंह जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, अपना सपोर्ट दिया था अंदर से। फिर वही पप्पू यादव आके बाद में प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलते हैं। तो मतलब जिस पप्पू यादव का टर्म आपसे अच्छा है, प्रशांत किशोर से खराब क्यों हो रहा है? न मुझसे अच्छा है, ना खराब है, ना उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है कि मैंने उन्हें जिता दिया था। इतना ताकत कोई नहीं रखता कि कोई किसी को जिता दे या हरा दे। जिताती या हराती जनता ही है। अब प्रशांत किशोर जी से वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी से वो आकर मिन्नत मांगकर उनकी सहयोग मांगते रहे हैं, जो हम लोगों ने नहीं दिया है। पप्पू यादव जी वैसे भी आज सुबह क्या बोल देते हैं, कल शाम को क्या बोल देंगे, उनका कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उनके बारे में बात ना की जाए तो अच्छा है। बिहार की राजनीति में डर का माहौल आ गया है। कोई भी नेता प्रशांत किशोर के बारे में बोलने से बचता है। प्रशांत किशोर का नाम लिया जाता है तो कोई माइक छोड़ करके हट जाता है, कोई बोलता है कि इनके बारे में मत पूछिए, कुछ और सवाल कर लीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे प्रशांत किशोर जी की क्या गलती है? आपने ऐसे कुकर्म किए हुए हैं, आपके जो कुकृत हैं वो सामने आ रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है। देखिए, चोरी करके जब चोर कहीं सुरक्षित जगह पे बैठ जाता है, अगर सड़क पे सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी कहीं और भी जा रही हो तो ये कांपने लगता है कि आ गई पुलिस मुझे पकड़ने। तो आज जो हमारे नेता हैं, इनकी यही हालत बनी हुई है। चोरी इन्होंने इतनी की है कि इनको लगता है कि यार मेरा नाम कब आ जाएगा। भाई क्यों डर रहे हो? अगर नहीं कुछ किया है तुमने तो हम क्या कर लेंगे कोई। तो इसलिए वो अपने अंदर गिरवान में झांके ना, इसमें प्रशांत किशोर जी क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? प्रशांत किशोर जी तो खुद को अलग कर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार की जनता तय करेगी अपने विधायकों के माध्यम। हम लोग संविधान में, अगर मेरे यहाँ रखे हुए हैं बाबा साहब जी के तस्वीर को, तो संविधान को हम लोग मानते हैं। और संविधान अगर जो पढ़ लेगा वो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेगा, ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछेगा। संविधान कहता है कि लोग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, जनता उन्हें चुन के भेजेगी। जिसके सबसे ज़्यादा, जिस दल के पास विधायक होंगे या जिस गठबंधन के पास, उसको सरकार क्योंकि बनाना होगा, वो अपने विधानमंडल दल का नेता चुन लेगा।
या संसदीय दल का नेता चुन लेगा, तो जो चुना जाएगा वहाँ वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो चुना जाएगा यहाँ वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ना लोगों के साथ ठगपनी है। यहाँ के लोग अगर पहले ही जान जाएं कि उदय सिंह बनने वाले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रशांत किशोर बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। उन्होंने वोट दिया नहीं, मैं पहले ही मुख्यमंत्री बन गया, जैसे आजकल तेजस्वी जी घूम रहे हैं कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। भाई आप कहाँ से मुख्यमंत्री बन गए? आपका एक भी विधायक नहीं जीता, क्या पता आप एक भी ना जीतिए, क्या पता आप 243 जीत जाइए। इंतजार कीजिए ना, प्रतीक्षा कीजिए ना, आपके विधायक जीत के आ जाएंगे, आपको वो चुन लेंगे तो आप बन जाइएगा मुख्यमंत्री, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए हम लोगों से ये सवाल पूछना है कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, हम क्या जाने कौन है? हमें जनता कितना वोट देती है, कितने विधायक चुनती है, हमें वो नौबत पे लाती है कि नहीं कि हम अपने मुख्यमंत्री को चुने। जिस दिन होगा उस दिन चुन लेंगे, जल्दी क्या है? प्रशांत किशोर जी जितनी बातें करते हैं, एक चीज को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति होती है, शराबबंदी को खत्म करने को लेकर के। आपका इस पर क्या स्टैंड है जनसुराज का? वो कहने में कभी कभी ये हो जाता है उनको, शराबबंदी हम खोल कैसे रहे? यहाँ शराबबंदी है कहाँ? आप तो खोलिएगा उस चीज को ना जो बंद है। तो आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, आप खुद ही जानते हैं कि शराबबंदी कहाँ बंद है। शराब, इस तरह की शराबबंदी से जिन लोगों के फायदे के लिए शराबबंदी लगी थी उनको तो सबसे ज्यादा घाटा है। महिलाओं के लिए लगा था, तो महिलाओं का पति जो कमाता था वो क्या करता था? 100 रुपए का जाकर शराब पी लेता था। आज क्या कर रहा है? शराब तो वो फिर भी पी रहा है, लेकिन आज वही शराब वो 300 रुपए का पी रहा है। उसके अलावा जो ये सूखा नशा का ये बीमारी चला है, हमारा पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? और इसके अलावा जो हमने कानून व्यवस्था की बात की, एक हिस्सा पुलिस लगा है वीआईपी की सिक्योरिटी में और 3 हिस्सा पुलिस लगा है ये शराबबंदी को रोकने में और उनसे पैसे उगाही करने में। तो शराबबंदी है कहाँ जिसको हम खोल देंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि वो शराबबंदी जो बंद नहीं है उसको हम औपचारिक ढंग से और व्यवस्थित ढंग से अलाउ करेंगे, ताकि वो जो हजारों करोड़ रुपए ये माफियाओं को जेब में जा रहा है और जिस काम में पुलिस लगी हुई है वो हमारे राज्य के राजस्व में आए, जिससे हम अच्छे काम कर सकें। तो हम शराबबंदी खोल कहाँ रहे हैं? तो खुला हुआ है, आप जब कहिए जहां कहिए आपको शराब आपके घर पे ही मिल जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। बताइए और बताइए। एनडीए के मंत्रियों को पिछले कुछ दिनों से जनता खूब दौड़ा रही है। कभी मंगल पांडे के काफिले पे हमला कर दिया जाता है, कभी श्रवण कुमार को जनता लाठी डंडो लेकर के 1-1.5 किलोमीटर तक दौड़ा देती है। इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। जनता को अपने आक्रोश को प्रकट करने का कोई और ढंग ढूंढना चाहिए। पत्थर चलाना, लाठी चलाना ये अच्छी बातें नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है भाई? अगर आप लोकप्रियता अपनी खो दें, वो अलोकप्रियता हो जाए, तो ऐसी नौबत तो आएगी ही। आपने ऐसे कर्म क्यों किए हैं, आपने ऐसे काम क्यों किए हैं कि आपके लोग इतने नाराज हैं? लोग तो अपने क्षेत्र में जाते हैं प्यार लेने के लिए। मैं भी सांसद रहा, मैं बड़े लंबे काल से पूर्णिया में हूँ, मैं अपने माँ के समय से हूँ 1977 से। आज तक मेरे साथ तो ऐसी नौबत नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से। जहाँ जाता हूँ लोग इज्जत से बिठाते हैं, लोग इज्जत से बात करते हैं। कोई शिकायत भी कर रहा होता है किसी बात के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए कोई शिकायत नहीं होगी। तो शिकायत भी होता होगा तो बड़े अच्छे तरीके से वो शिकायत को बताता है और हम लोग उसकी समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि कहीं हम गए तो वो हमको डंडे लेके मार रहा है या पत्थर चला रहा है। तो हमने ऐसा काम नहीं किया है तो नहीं हो रहा है, उन्होंने किया है तो हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं, ये पत्थर चलाना या लाठी चलाना, मैं इसके विरोध में हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल है कि जनसुराज से लगातार बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं, मनीष कश्यप से लेकर के रितेश पांडे, चेतना झाम जैसे कई नाम, और उसके अलावा भाजपा, जदयू जैसे तमाम बिहार की राजनीतिक दलें जो हैं उनसे जुड़े पुराने विधायक, मंत्री लोग जो हैं जुड़ रहे हैं जनसुराज से। तो क्या कारण है कि बाकी लोगों का विश्वास जो है जनसुराज जीतते जा रहा है? वो नेता जो अब जुड़ रहे हैं वो देरी कर रहे थे, बिकॉज उनको ये यकीन ना हुआ हो पहले कि जनसुराज की लोकप्रियता कितनी होगी। और वो जब देखते हैं कि ये लोकप्रियता इधर है और वो अपने दल में या जहाँ भी हैं या जो भी कर रहे हैं उससे निराशा मिली है, तो जनसुराज की तरफ आ रहे हैं और उनका स्वागत है। और भी बड़े नाम हैं सूची में शामिल जो आएंगे, रोज आते रहते हैं, तो फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। जाने वालों की भी सूची है, आने वालों की भी सूची है। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, जिनसे हमने बात की बिहार के मुद्दों पर, जनसुराज की राजनीति पर और बिहार के भविष्य को लेकर। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।